This is a new video, and this is a new video for vector integrals. In that video I'm going to cover the Gauss divergence theorem. So let's start. So देखो क्या होता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, पहले तो लिख लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस ये वर्ड जो है, इस वर्ड का कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पे होगा। सो यस ऐसा है, मतलब डाइवर्जेंस निकालने के लिए तो कुछ मतलब डाइवर्जेंस हमें निकालना होगा बेसिकली, इसका कुछ समझ आ रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है। अब ये कब यूज़ करते हैं, जब हम एक एक स्टेप को पूरे अच्छे तरीके से सुनना समझ जाओगे पूरी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम कब लगाएंगे, जब हमारे सामने कोई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आएगा, तब हम गॉस डाइवर्जेंस के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि लगा देंगे, कुछ कंडीशंस होते हैं। खैर जो भी हो, बेसिकली हमें ये सोचना है कि गॉस डाइवर्जेंस कब लगाना है, जब हमारे सामने कोई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आया है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखो। तो बेसिकली हमारे सामने कुछ ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन आएगा, एक मिनट, ये ए वेक्टर है, डॉट डी एस वेक्टर है। ये जो दिया गया है यहाँ पे, मान लो ये एस लिखा है, ठीक है ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रेशन कुछ ऐसे भी दिया जाता है, ये जो सरफेस का सिंबल है कुछ ऐसे दिया जाता है, ये एस जो है इसीलिए दिया जाता है, और इसका मतलब ये कोई सिंगल इंटीग्रेशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक सरफेस इंटीग्रेशन है। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द एस दिस लेटर। इफ इट इज़ नॉट एस, इट इज़ एल और सी, लेट्स से। इन दैट case it is a line integral, doesn't matter whatever the type, maybe it is a closed, maybe it is a non-closed, I mean maybe it is an open integral actually. So however, so sometimes you will see this kind of things, so I am erasing it. So यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट भाई? क्लोज्ड क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मेट। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल का मतलब, यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस का क्या मतलब होता है? क्लोज्ड सरफेस का डेफिनेशन एक ही चीज़ है कि उस सरफेस में हम ये बोल सकते हैं कि दिस सरफेस इज़ एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, सॉरी। दिस सरफेस इज़ एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या लिखते हैं, देखो ये एरो मैंने क्या दिया है, ये एरो देने की कोई ज़रूरत नहीं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोल रहा है कि हम इसी इंटीग्रेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो दिया गया है ये क्या है भाई? ये जो है ये एक ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल है। मैंने जब भी लाइन इंटीग्रेशन शुरू किया था तभी मैंने कहा था कि 3 टाइप के इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेंगे। एक है लाइन इंटीग्रेशन, उसके बाद आता है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन, उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमें फॉर स्पेसिफिक ये कोई वेक्टर इंटीग्रेशन नहीं होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल एक नॉर्मल इंटीग्रल होगा। तो हमारे सिलेबस में वेक्टर के लिए कोई वॉल्यूम इंटीग्रेशन नहीं दिया है, बस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में। इसके बाद देखो, ये इसे मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन क्यों बोल रहा हूँ, बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो वेक्टर सिंबल है, ए वेक्टर है, यहाँ पे ये वाला ए वेक्टर है। भाई यहाँ पे मैंने ना डेल के साथ यानी कि नैबला ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर के साथ ए वेक्टर को डॉट किया है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट, सॉरी एक स्केलर प्रोडक्ट देता है ना। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। यूट्यूब से नोटिफिकेशंस पता नहीं क्यों आते हैं भाई, खैर जो भी हो। तो देखो क्या है कि यहाँ पे जो ए वेक्टर है और डेल के अंदर डॉट हो रहा है, तो हमें मिलेगा एक स्केलर प्रोडक्ट, मतलब एक स्केलर कोफिशिएंट और समथिंग लाइक दैट वी विल गेट। एंड उसके बाद हमें उसका डीवीपी एक नॉर्मल स्केलर ही है, और बाकी ये जो इंटीग्रेशन होगा ये एक ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर ये डॉट प्रोडक्ट 1 है तो ये होगा एक वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर ये डॉट प्रोडक्ट कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, इन दैट केस वी विल से इट इज़ नॉट अ वॉल्यूम इंटीग्रल, इट इज़ अ हाइपर वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल। यहाँ पे फोर्थ डायमेंशन आ जाता है लॉजिकली, बट हम वो सब कंसेप्ट तो नहीं आता है। खैर जो भी हो, ये मैंने जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन बोला था तभी मैंने ये बोला था कि इसे हाइपर वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फार्मूला कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ए जो वेक्टर है ना, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन सी, नॉट सी एक्चुअली, इन एस एक्चुअली। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूँ ए इज़ कंटिन्यूस एंड what differentiable in C, C नहीं S। यहाँ पे मैं S की जगह वी भी लिख सकता हूँ। क्यों बता रहा हूँ सुनो। यहाँ पे S का मतलब है कि जो A वेक्टर को हम देख रहे हैं वो S का जो एनक्लोज्ड वॉल्यूम है, मतलब S जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है, उस वॉल्यूम के अंदर एक को कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई वो वी में भी कंटिन्यूस है, क्योंकि वी तो वही वॉल्यूम है ना जो इसके सहारे हमने मतलब बाउंडेड करके रखा है, इनक्लोज करके रखा है ना। तो ये हम तभी लिख सकते हैं जब भी ए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है इन एस और वी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला तो हमें समझ आ गया। एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन से हम समझ लेंगे, और कुछ टाइप्स में देखूँगा कि इसमें कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले चलो करते हैं क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन दिया है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, इंटीग्रेशन देख के हमें कैसे समझ आएगा कि भाई ये एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होगा, है ना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें ऐसे टाइप का फॉर्मेट हमेशा दिया जाए। कुछ इंटीग्रेशन एक फॉर्मेट देख लो इंटीग्रेशन का, इससे समझ आ जाएगा कि इसमें गॉस डाइवर्जेंस के बारे में हमें सोचना है। ऐसा नहीं कि लगा देंगे, हमें सोचना है गॉस के बारे में। कुछ कंडीशंस होंगे उसके बेसिस पर हम लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे एक सिंगल इंटीग्रेशन के साथ एस दिया है, इसका मतलब ये है कि ये एक सरफेस इंटीग्रल है, लेकिन ये क्लोज है कि ओपन ये तो हमें नहीं पता, ये तो एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एस जैसा होगा उसके बेसिस में हम बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अंदर देख लो, इसका फॉर्मेट याद रखना, वेट, डी वाई डी जेड प्लस वाई टी एक्स डी जेड प्लस जेड टी एक्स डी वाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड की जगह एक्चुअली हम ये बोलना चाहते हैं कि एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मतलब इस एक्स की जगह हम एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन, इस वाई की जगह एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन, इस जेड की जगह एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन हम रख सकते थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का फंक्शन एक्स है, यानी कि इसे हम देखो एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इन तीनों जगहों पे ये रहेगा। यहाँ पे इसका वैल्यू x है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे इसका वैल्यू y है, और इस पोजीशन पे इसका वैल्यू z है। ठीक है, चलो इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, याद रखना कि ऐसा होता है। और ये और एक चीज़, इसका पैटर्न याद रखना। देखो पहले जो आता है वो है डी एक्स डी जेड, उसके बाद आता है डी एक्स पहले जो आता है वो है डी वाई डी जेड, उसके बाद डी एक्स डी जेड, उसके बाद डी एक्स डी वाई। ये भी याद रखना, रख पाओगे आराम से। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे v फाइंड आउट करना है। सॉरी, मतलब जो हमारा वेक्टर होता है ना, ये वाला वेक्टर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो हमें तो यहाँ पे वेक्टर नहीं दिया गया है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए ये याद रखना, पहले आता है डी वाई डी जेड, उसके बाद डी एक्स डी वाई, सॉरी उसके बाद जैसा लिखा है यहाँ पे डी एक्स डी जेड, देखो वाई जेड एक्स जेड, उसके बाद एक्स वाई। ठीक है, ऐसे याद रखना, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, चलो देखते हैं। इसे मैं उड़ा दे रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए। देखो इसमें तीनों कंडीशन लिखा है। एक है, देखो मैं एनक्लोजिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, एनक्लोजिंग वॉल्यूम v
नंबर 2 पे लिखा है अच्छा ये एस है, ठीक है, ये एस के बारे में लिखा है कि एस क्या है, ये जानना ज़रूरी है ना। एनक्लोजिंग वॉल्यूम वी। दूसरा केस है यहाँ पे लिखा गया, देखो ये केस वाइज, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इससे जल्दी हम एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएंगे, इसलिए ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है। सिलेंडर, ऐसे शायद मैंने ये कहा था पहले भी कि भाई ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं, हर एक कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स के बारे में मैंने बताया था। सिलेंडर, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, एलिप्सॉइड, तो उसके बाद स्पीयर, ये सब प्लॉट करना तो लोग जानते ही होंगे। ये समझ के ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं प्लॉटिंग कैसे करेंगे ये नहीं दिखाऊंगा, बस सिंपल प्लॉट कर दूंगा। अगर तुम्हें जानना है कैसे प्लॉट करना है तो कमेंट करो, मैं एक वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे फंक्शंस के मतलब लिस्ट वाइज प्लॉटिंग मैं कर दूंगा। इससे क्या होगा कि तुम उसी वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरीके के वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन में सी, एस और वी का प्लॉट आराम से कर पाओगे। थर्ड जो कंडीशन है वो ऐसा है, सरफेस दिया है वेयर दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो कुछ 9 लिखा है, मतलब 3 स्क्वायर एक्चुअली। अब देखो इन तीनों केसेस में हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। ये तीनों केस क्या दिया है, तीनों केस बेसिकली हमें ये मेंशन है कि भाई हमारा जो एस है वो क्या है। चलो पहले वाले को करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक सरफेस इंटीग्रल था? क्या ये सरफेस इंटीग्रल को देखते हमारे दिमाग में इन्वर्स स्टोक्स थ्योरम आना चाहिए था? फॉर श्योर आना चाहिए था, बट यहाँ पे मैंने कहा था कि इन्वर्स स्टोक्स रिम टाइप के शेप के लिए लगते हैं। जैसे कि मैंने दोनों शेप बताया था, वो दोनों शेप रट लेना कैसे प्लॉट करते हैं, तो उन्हीं दोनों शेप से हो जाएगा। इसके बाहर कोई शेप से इन्वर्स स्टोक्स आता तो है नहीं, बट आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं आएगा, अब तक आया नहीं है। वो है रिम टाइप का शेप, एक है हेमिस्फीयर, दूसरा है पैराबोलॉइड। यहाँ पे ऐसा कोई शेप मैंने नहीं लिया है, शायद स्पीयर लिया है, ये स्पीयर का है, हेमिस्फीयर का नहीं। और ये सिलेंडर का इक्वेशन है, और ये तो किसी भी वॉल्यूम की, किसी जनरलाइज्ड वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पे सबसे पहला जो काम होगा, इस इंटीग्रेशन में हमें ए वेक्टर की ज़रूरत है। भाई ए वेक्टर का मुझे वैल्यू बता दो, उसके बाद मैं कुछ इसके बारे में बता पाऊँगा। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारा एफ एक्स वाई का, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इंटू दिस, ये जो है ये बेसिकली दोनों वेक्टर्स का आई कैप है, प्लस उसके बाद आता है ये क्या है, वाई जे कैप प्लस एक मिनट जेड के कैप। अब ठीक है, तो ये आया हमारा ए वेक्टर डॉट डी वाई टी सेट। देखो इसे कैसे याद रखोगे, बड़ा सिंपल है, डी वाई डी जेड आया, यानी कि वाई और जेड का कंपोनेंट आ चुका है, यानी कि जो वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, वो बेझिझक हम एक्स के डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स नहीं है यहाँ पे ना, वाई और जेड हम ले चुके हैं, तो एक्स के डायरेक्शन में आई वेक्टर यानी कि डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर हो जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्लस इसके बाद यहाँ पे क्या था, इसके बाद मैंने कहा था देखो डी वाई डी जेड हो गया, इसके बाद डी एक्स डी जेड आता है, तो डी एक्स डी जेड लगाया, और यहाँ पे आएगा जे कैप, क्योंकि यहाँ पे x और z है, इसका मतलब y नहीं है, y इज मिसिंग, सो वी हैव टू रिप्लेस y एज जे कैप, नॉट रिप्लेस एक्चुअली। हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को बस एक रिवर्स इंजीनियरिंग के सहारे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें वी वेक्टर या वी नहीं ए वेक्टर मिल जाए, जो हमारा एक्चुअल वेक्टर है, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो एक्स जेड आया है, तो अब एक्स वाई आएगा, डी एक्स डी वाई, एक्स और वाई का कंपोनेंट यानी कि के कैप आ जाएगा यहाँ पे। बड़े आराम से हमने यहाँ पे ना इंटीग्रेशन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से फॉर्म कर दिया मेरे हिसाब से, है ना। तो हमने इंटीग्रेशन को बड़े आराम से अपने जो पहला वाला फॉर्म था, ये वाला फॉर्म, इस वाले फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, और मैंने इंटीग्रेशन के सिंबल को भी चेंज कर दिया। ये दोनों सिंबल ना सेम मीनिंग शो करते हैं एक्चुअली, कुछ अलग तो नहीं है, मैंने बताया अभी। देखो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डी एस वेक्टर क्या है, और हमारा क्या बोलते हैं इसको, ए वेक्टर हमें दिखाई दे रहा है।
अब क्या होता है कि जब हम इन्वर्स स्टोक्स लगाते हैं तभी हमें एक सरफेस इंटीग्रल मिलता है, सॉरी जब भी हम स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं तभी सरफेस इंटीग्रल मिलता है। वहाँ पे जो सरफेस होता है वो एक 2D सरफेस होता है। इसका मतलब है वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रहा होगा, है ना। यहाँ पे जो सरफेस है वो 2D सरफेस नहीं होता है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाई नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण इस सरफेस का कोई यूनिट वेक्टर हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। और अगर तुम बोलो तो यहाँ पे निकाल भी मैं सकता हूँ, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें दिखाई दे रहा है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल रूट नीचे डिवाइड हो जाएगा, जो कि मतलब बहुत ही अजीब सा फॉर्म बनाएगा और मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास गॉस डाइवर्जेंस है, तो उस जनरलाइजेशन जो मेथड था ना, उस मेथड को भूल जाओ। तो यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में मैंने ये कहा था, ए जो है इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन एस और वी। वी क्या है? वी है, पहले केस में हम देख रहे हैं कि एस एक सरफेस है जो एनक्लोज कर रहा है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वी को। अब देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि ये एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन एस। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसका मतलब ए का एक्स कॉम्पोनेंट, मतलब जो हमारा आई कैप के साथ है वो वाला कॉम्पोनेंट एक पॉलिनोमियल है, जे कैप के साथ भी एक पॉलिनोमियल है और के कैप के साथ भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये बेसिकली एक लाइक यू नो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन ऑल द पॉइंट्स इन रियल प्लेन, है ना। सो हम यहाँ पे नहीं सोचेंगे कुछ भी, हम डायरेक्ट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। चलो लगाते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहाँ पे हमें पता है कि ए वेक्टर का वैल्यू कुछ पोजीशन वेक्टर के बराबर है ना। ये पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर है ना। तो देखो पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब डाइवर्जेंस क्या होता है, 3 होता है। ये सबको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसका वैल्यू 3 होता है, ठीक है। याद रखना, ऐसे जैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एट दैट मोमेंट बिकॉज आई नो द आंसर, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट। एंड ये ना याद रखना, ठीक है, कभी कभी काम में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखो डेल्टा और आर कैप बोल रहा हूँ, सॉरी, आर वेक्टर इक्वल्स टू 3 है। अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता चला कि भाई ये एक ट्रिपल इंटीग्रेशन बना रहा है और यहाँ पे डेल्टा और आर का वैल्यू 3 है, यहाँ पे आया डी। अब डी एक्चुअली में डी नहीं है, इसे हम डी एक्स डी वाई डी जेड बोल रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इस 3 को देखो, ये वी है, 3 को मैंने निकाला बाहर, ये आया डी एक्स डी वाई डी जेड वी। अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पूछा गया है जो हमारा वी जो एनक्लोज्ड वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम का अमाउंट कितना है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें एनक्लोज्ड किया गया है इसके सहारे। तो ये तो मैंशनड है, यहाँ पे देखो पहले वाले पे मैंशनड है ना कि वॉल्यूम वी इज़ एनक्लोज्ड बाई एस। सो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? वी हो जाएगा, बाहर एक 3 मल्टीप्लाई था तो इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 3v। सो होपफुली द आंसर इज़ विजिबल टू यू एंड होपफुली यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ solve this kind of question, not calculate. So let's talk about the second question where we have to face a kind of cylinder which is a little bit tricky question. So अबे ये क्या हो गया? अबे क्या हो रहा है? ये सेकेंड पार्ट पे आते हैं। क्या हो रहा है भाई? देखो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेकेंड पार्ट पे क्या हमें इस सेम इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करना होगा, बस हमें एस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और वी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहला काम होगा हमें प्लॉट कर लेना चाहिए। देखो सिलेंडर को कैसे प्लॉट, ऐसे यहाँ पे ना प्लॉटिंग करने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ये एक नॉर्मल सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम हमें पता होता है सिलेंडर का। तो प्लॉट मैं कर रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, यू डोंट नीड टू प्लॉट इट। एक मिनट, अब आया। अच्छा यहाँ पे ना एक्स वाई एक्सेस भी था, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये आ गया एक्स वाई एक्सेस, क्या बात है। तो इसे ना इरेज कर देता हूँ। अबे ये क्या हो गया? हाँ तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, अब ठीक है। तो इसे थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ अब आएगा मज़ा। तो यहाँ पे देखो मुझे एक सिलेंडर का कार्ड भी तो बनाना है, तो ब्लैक से लेते हैं। एक सिलेंडर है, यहाँ पे देखो क्या क्या मेंशन्ड है, अच्छी तरीके से पढ़ लो। यहाँ पे बोला गया है कि y जो है वो 0 से 3 तक है और
अच्छा यहाँ पे ना गलत लिखा है मैंने, ये तो सेट स्क्वायर होना चाहिए था भाई। तो y जो है वो 0 से 3 तक है। तो इसमें देखो क्या होता है, देखो सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा, बताओ कुछ ऐसे टाइप का सिलेंडर हमें देखने को मिलेगा कि नहीं। और ये जो एक्सिस है ये y एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये x एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये क्या है, ये z एक्सिस। मान लो ये सिलेंडर का बेस है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू है 3। सो होपफुली इट इज़ विजिबल टू यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। यू डोंट नीड टू प्लॉट इट, एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होता है। इसे सॉल्व करते हैं। देखो इंटीग्रेशन में हमें यही इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा कि नहीं, क्योंकि सब कुछ सेम ही तो है, सिर्फ सरफेस बदला है और एनक्लोजिंग वॉल्यूम बदला है। तो ये 3v ही रहेगा, मतलब इसका आंसर 3v ही है। ये क्या हो गया, हाँ इसका आंसर जो है वो 3 अरे क्या हो रहा है, 3v ही है। बट यहाँ पे v चेंज हुआ है, और इस बार मुझे v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बताओ एक सिलेंडर के लिए क्या हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हम आंसर निकालेंगे। फॉर रियल हम ये कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड टू गो थ्रू इंटीग्रेशन, राइट। तो क्या करना चाहिए हमें, बस एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें सिलेंडर का रेडियस पता है और हाइट भी पता है। हाइट बताओ 0 से 3 तक, यानी कि हाइट है 3, तो पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू है, देखो आर का वैल्यू क्या दिया था मुझे एक बार देखने दो। आर का वैल्यू है 4, तो 4 मतलब 16 था, तो 4 स्क्वायर है एक्चुअली वो, तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 आया यहाँ पे। और यहाँ पे आ गया है भाई क्या बोलते हैं इसको, हाइट होता है 3। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कुछ 144 पाई आएगा। 9 इंटू 60 90 90 54, ओके 144 पाई इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी, है ना, इजी है ना, ये कुछ टफ तो नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं इसके बाद वाले सेगमेंट पे, जहाँ पे हमें पार्ट 3 में अगेन 3v को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार v जो दिया है वो एक स्पीयर है। बताओ स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू, अरे यूट्यूब भी ना नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन भेजता है। आर कितना है भाई, यहाँ पे 3 है, तो आर क्यूब का वैल्यू 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 27 इंटू 4 विच इज़ 80 + 28 108 पाई। 108 पाई इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये 3 और ये 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारे पार्ट 3 का आंसर। तो मिल गया आंसर हमें, सही है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो सेम है, ये x + y है, यहाँ पे आया dy/dz प्लस y + z, यहाँ पे आया dz/dx प्लस x + y dx/dy। फिर से याद करा देता हूँ इस जगह को कि भाई पहले yz आता है, उसके बाद zx, उसके बाद xy, ठीक है। याद रखना, लूप याद रखो, पहले yz देन zx देन xy। याद रखोगे इस लूप को, इस लूप को अगर याद रख पाते हो तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी, एक्चुअली यही कहना चाहता हूँ। इस लूप को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे यही दिया है पहले, उसके बाद xy, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा, यहाँ पे s जो दिया है वो भी मेंशन कर देते, वरना क्वेश्चन कैसे करेंगे। s जो दिया है वो कुछ स्पीयर टाइप का दिया है, x² + y² + z² इज़ इक्वल्स टू a², ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो s जो है वो स्पीयर है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम ए वेक्टर को फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पे ए वेक्टर को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। इसके साथ आता है ये, देखो y और z का कंपोनेंट यहाँ पे है, y और z है, तो हमें इसके साथ आई कैप लगाना पड़ेगा। तो x + y क्या हो जाएगा, आई कैप।
अबे ये क्या हो गया, ये कैप कैसा कैप भाई, क्या कैप लिखा है मैंने, ये वाई प्लस जेड जे कैप हो जाएगा। क्यों जे कैप होगा भाई, यहाँ पे वाई का कंपोनेंट नहीं है इसलिए एक्स और जेड का कंपोनेंट है, तो ये जे कैप प्लस इसके बाद आएगा एक्स प्लस वाई के कैप। क्यों के कैप होगा, क्योंकि वहाँ पे z का कोई फंक्शन सॉरी डी एक्स डी वाई है, यानी कि z नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए जे सॉरी के कैप मिल गया हमें a। अब हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ a निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ a निकालना है। इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। बहुत लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ये दोनों 1 आ गए हैं, ये वाला भी 1 आएगा, आंसर है 3। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी मत करना, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो करेगा ऐसे कोई बात मैंने कभी नहीं कहा है, ये ना गलत मत कर देना, ठीक है। तो ये गलती बहुत सारे लोग यहाँ पे करेंगे। जब मैंने सॉरी ये देखो मैंने भी गलती, जब मैंने इस क्वेश्चन को फॉर द फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो मैंने भी ये गलती कर दी थी, इसलिए मैंने बोल दिया। उसके बाद आखिर में जाके आंसर जब भी मैं चेक कर रहा था तब देखा कि अरे यहाँ पे ये क्या हो गया, कुछ अलग ही टाइप का आंसर आ रहा है मेरा। तो जो भी हो, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, सही है ना। मतलब ये पहले वाले को x के रेस्पेक्ट में किया तो 1 आया, इसको y के रेस्पेक्ट में किया तो 1 आया, इसको z के रेस्पेक्ट में किया तो 0 आया, सही है, ये 2 है। अब देखो मुझे डाइवर्जेंस मिल गया है, अब मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए और v चाहिए। v क्या है, एक स्फीयर का वॉल्यूम है, 2 एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ये जो इंटीग्रेशन होगा ये एक वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे देखो मैंने स्फीयर का इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा है, यानी कि आर का वैल्यू a है तो आर क्यूब हो जाएगा a क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 8/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे क्या होगा, तुम लोगों को लगेगा कि भाई अरे ये क्वेश्चन तो हम इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा उसको देखकर लगेगा कि अरे ये तो इन्वर्स स्टोक्स से सॉल्व किया जाता था, ये वाला ये फार्मूला तो इन्वर्स स्टोक्स का दिखाई दे रहा है शायद थोड़ा बहुत सा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को देखो अच्छे तरीके से देखना, समझना क्वेश्चन क्या है। तो देखो 1 मिनट, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो एफ वेक्टर दिया गया है वो कुछ ऐसा दिया है, 4x² आई कैप माइनस YZ माइनस 7 के जे कैप प्लस यहाँ पे XY² के कैप। अच्छी बात है, ये हमारा एफ वेक्टर दिया गया है, बोला गया है कि भाई इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकाल के मुझे सॉरी ये क्रॉस है, 1 मिनट भाई 1 मिनट, अबे ये मिट क्यों नहीं रहा, हाँ मिट गया। ये जो ये क्रॉस है और ये ds वेक्टर है, ठीक है, पता नहीं कौन हंस रहा है, खैर जो भी हो कोई भी हंसे हमें क्या। तो हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। क्या ये थोड़ा बहुत सा भी दिख रहा है क्या, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को देख के थोड़ा बहुत सा भी तुम्हें इन्वर्स स्टोक्स के बारे में थोड़ा बहुत सा ख्याल आ रहा है इन्वर्स स्टोक्स का? भाई ख्याल तो आ ही रहा होगा, बट मैंने जैसा कहा इन्वर्स स्टोक्स तभी लगेगा जब ये रिम टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो एस दिया है, लिखा गया है कि देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे जो एस दिया गया ना, जो हमारा एस है, मतलब ये जो एस दिया है, ये एस दिया गया भाई, ये कोई आर्बिटरी क्लोज्ड सरफेस है जो एनक्लोज कर रहा है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम v को। इट इज़ आर्बिटरी यानी कि कोई भी शेप, मतलब रैंडम कोई भी शेप ले लो, आर्बिटरी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिम टाइप का शेप ले लो। रिम टाइप का शेप क्यों लोगे तुम, मुझे बताओ, रिम टाइप का शेप तुम क्यों ही लोगे? वो तो एक स्पेसिफाइड केस है जहाँ पे हम इन्वर्स स्टोक्स लगा पाएंगे, बाकी शेप्स के लिए तो नहीं लगा पाएंगे ना। तो आर्बिटरी शेप मतलब कोई भी रैंडम शेप है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड शेप के लिए नहीं है ये। क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग, देखो क्लोजिंग वॉल्यूम v, ठीक है। यहाँ पे ना और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया,
ठीक है। अबे ये क्या हो गया, चलो सही है। अबे क्या होता है पता नहीं इस माइक्रोसॉफ्ट वाले अपडेट पे। चलो इसे ख़त्म करते इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ये रिम टाइप का शेप हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमारे दिमाग पे गॉस डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा बहुत सा ख्याल आएगा। बताओ ये एफ़ जो है क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हम क्या सोचेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे। एफ़ के बारे में तुम बताओ, मैं एफ़ के बारे में सोचूंगा? नहीं सोचूंगा मैं एफ़ के बारे में। मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन वी विल अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा भाई? सबसे पहला हमारा जो काम होना चाहिए वो है कि भाई मुझे जो एफ़ दिया गया है उसका क्या निकाले? डॉट। नहीं 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 नहीं, नहीं इतना आसान तो नहीं है। एफ़ का डॉट नहीं निकालना भाई। मैंने यहाँ पे क्या कहा था? मैंने यहाँ पे जब भी फार्मूला लिखा था, तो देखो एक बार फार्मूला को मैं फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फार्मूला में मैंने ए वेक्टर लिखा था, ना कि डेल क्रॉस ए। तो यहाँ पे जो डेल क्रॉस है उसका मतलब कर्ल जो है ना एफ़ का, डेल क्रॉस एफ़ लिखा है, एक्चुअली डेल क्रॉस एफ़ लिखा है यहाँ पे ना। इसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर को हम ए वेक्टर बोलेंगे। यानी कि पहले तो हमें एफ़ का कर्ल निकालना होगा इस क्वेश्चन में, समझ गए? तो क्या हम निकालेंगे एफ़ का कर्ल? तो इस क्वेश्चन में नहीं निकालेंगे। अबे क्या आ रहा है पता नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे बताता हूँ। मान लो इसका वैल्यू कुछ भी है, कोई भी वेक्टर है, मुझे क्या मान लो ए वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, मुझे कर्ल नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं निकालना मैं बता रहा हूँ। देखो ये सरफेस इंटीग्रल का सरफेस बोल रहा हूँ, सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं। वी लाया, यहाँ पे आया डेल डॉट ए वेक्टर। अब ए वेक्टर का वैल्यू कुछ ऐसा है, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ। यहाँ पे आया डी वी। अब इसका वैल्यू, ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू होता है 0। तो इंटीग्रेशन का टोटल वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन दिया था उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब ये वेक्टर आइडेंटिटी कैसे है ये मैं अभी प्रूफ नहीं करूँगा, बट एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो मान लो आज मैंने कहा कि भाई ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को तुम क्रॉस कर लो, तुम्हें मिलेगा वेक्टर सी। मान लो जो ए वेक्टर था कुछ ऐसा दिखता था, वी वेक्टर ऐसा दिखता था, और ये दोनों वेक्टर किसी एक प्लेन में लाई करते थे। मान लो और एक वेक्टर था जो बेसिकली डी वेक्टर था, वो भी इसी प्लेन में लाई करता था। सॉरी डी वेक्टर नहीं, मान लो जो हमारा अच्छा ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के कारण हमें कुछ सी वेक्टर इस साइड में या इस साइड में मिलेगा। अब ये तो डायरेक्शन वाइज डिपेंड करता है कि हम कौन से डायरेक्शन में राइट हैंड कर्ल के सहारे, मैं अभी तो ऊपर ले रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये तो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन से डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी जा रहा है तो ये एक्चुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। फिर भी कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, तुम अपवर्ड लो डाउनवर्ड लो, ये कंसेप्ट बस समझ लो। यहाँ पे ये हुआ। अब मुझे कहा गया कि भाई ए वेक्टर के साथ तुम डॉट करो ए क्रॉस बी को, यानी कि ए वेक्टर के साथ तुम डॉट करो सी वेक्टर को। अब जो सी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, कोई भी डायरेक्शन में हमेशा ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये हो जाएगा ए सी कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू हमेशा 0 होता है रियल प्लेन में। तो देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी। तो ए सी, ये इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि ए डॉट सी हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर से टू ईच अदर। सो ऐसे ही यहाँ पे जो डेल वेक्टर था उसके साथ हमने एफ़ को क्रॉस किया, हमें एक ऐसा वेक्टर मिला जो कि ए वेक्टर है, वो डेल के साथ और एफ़ के साथ दोनों के साथ ही 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब हम अगर वो जो ए वेक्टर है उसके साथ डेल का डॉट ले या एफ़ वेक्टर का डॉट ले, आंसर 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो ये बस इसी तरीके से याद रखो अभी के लिए। जब मैं वेक्टर आइडेंटिटीज़ में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तभी इसका प्रूफ हम करेंगे। और एक वेक्टर आइडेंटिटी होता है, कुछ ऐसा दिखता है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, ठीक है। ये अंदर वाला होता है ग्रेडियंट। इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि भाई क्या हुआ, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये जो होता है ये 0 होता है। ये दोनों बहुत ही फेमस वेक्टर आइडेंटिटीज़ है, बस अभी के लिए रट लो, बाद में तो इसका प्रूफ मैं कराऊंगा ही। कर्ल नहीं, सॉरी डाइवर्जेंस दूसरा वेक्टर आइडेंटिटी लिख लो अभी के लिए।
याद रखना इन दोनों वेक्टर आइडेंटिटीज़ को। जैसे कि अगर हम इस आइडेंटिटी को नहीं जानते, मान लो यहाँ पे नहीं जानते, तो तुम कैसे सॉल्व करते? इसका कर्ल निकालते, उसके बाद तुम्हें ए वेक्टर मिलता, उसके बाद तुम्हें फिर से ए वेक्टर का डॉट निकालना पड़ता। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अगर तुम्हें आइडेंटिटी पता है तो भाई ये हो गया। ऐसे मुझे भी नहीं पता कि हम इसे सेमेस्टर में यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर क्वेश्चन का मार्क्स, अरे टर्न ऑन, कैंसिल, क्या सब आ जाता है कभी कभी। चार्ज भी नहीं है मेरे मोबाइल में, क्या बात है। नाइस, एक्सेलेंट। तो देखो मैं जो बोल रहा था कि कभी कभी क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आ जाए तो फॉर श्योर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और हमें टाइम सेव करना है तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है कि नहीं? ये तो मतलब देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट क्या है कि हमारे जो टीचर्स है वो नहीं मान सकते हैं कि भाई तुमने 5 नंबर के क्वेश्चन को इतना छोटा क्यों कर दिया। हम पुराने ज़माने के टीचर्स हैं, हमें ऐसा आंसर चाहिए जिसे देखकर हमें लगे हम कोई हिस्ट्री पेपर चेक कर रहे हैं। तो तुम्हें एक बड़ा आंसर लिखना चाहिए ताकि हम 5 में से 5 दें, क्योंकि हम हिस्ट्री पेपर चेक करना चाहते हैं, मैथ्स का पेपर नहीं। तो ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब क्या बताओ, अब मैं ऐसे समझ लो, मतलब क्या ही बताओ। ठीक है, तो इतना समझ गया। और दूसरा जो आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा आइडेंटिटी जो अभी मैं लिखा तो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसका आंसर होता है 0। तो ये दोनों आइडेंटिटी ना फ़िलहाल के लिए रट के रखो, बाद में इसका प्रूफ मैं ज़रूर कराऊंगा जब भी आइडेंटिटीज़ में हम आएंगे, क्योंकि वेक्टर आइडेंटिटी इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। सो मेरे हिसाब से मैंने ये करवा दिया है कि कैसे हम यूज़ करते हैं। अब इसमें ही अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश किया जाए तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को नहीं, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा तो वो तुम्हारा कांस्टेंट नहीं आएगा। अगले दिन मैं कुछ मतलब अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी मैथ्स 2 का ट्रिपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स, कुछ फार्मूलाज, ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये सब नहीं आता है भाई, उसके लिए वेक्टर कैलकुलस मतलब नॉट पॉसिबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन इवन। सो पहले उसे क्लियर करो, वरना इसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल होगा। तुम कुछ क्वेश्चन में रट्टा मार के कर भी पाओगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं कर पाओगे। सो पहले उन्हें क्लियर करो, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू crack this kind of questions without knowing the concept without knowing the concept of triple integrations, what I am saying, triple integration and double integration. So देखो बहुत देर से बोल रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है मेरा। 38 मिनट्स हो गए मेरे। तो क्या होता है कि ये होता है। और इसके अलावा और एक टाइप का क्वेश्चन मैं अगले दिन तो मैं मतलब अगले वीडियो में तो मैं गॉस डाइवर्जेंस के कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा एक टाइप होता है जहाँ पे हम एक अच्छा जिसको मैंने यहाँ पे तो मैंने अभी तक डिफरेंशियल का वीडियो मैंने दिया नहीं है। एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट के बारे में डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ वीडियोस होते हैं, मतलब कुछ टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। यहाँ पे कभी कभी कुछ सवाल आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे हम नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ कंसेप्ट लगा के इस इंटीग्रेशन कुछ इंटीग्रेशन को, कुछ लाइन इंटीग्रेशन, कुछ ओपन लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैं अगले दिन बताऊँगा। और कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज़ हमारे रह गए हैं वो बताऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक ग्राफ प्लॉटिंग का वीडियो डाल दूँ ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये हो गया। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मतलब देखो कंसेप्ट तो रेडीमेड है, अब बस तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना होगा। अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा बहुत सा डिफिकल्टी तुम लोग फेस करोगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस कुछ लेंगे हम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट समथिंग मोर so that you can clear your concept and thank you, goodbye.